तपती धूप में विजय माथे पर मिट्टी का ढेर उठाए जब घर पहुंचा, तभी दरवाजे पर खड़ी उसकी भाभी अमृता का तीखा स्वर गूंजा। दिन भर इधर उधर लफंगे की तरह घूमकर अब खाली हाथ घर लौट आया। जरा भी शर्म बची है तुझमें? हाँ, अरे भाभी, मैं तो गया था नीलकंठ पहाड़। भाभी, मैंने सुना है कि वहाँ की मिट्टी मूर्ति बनाने के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है, तो सोचा शायद इस बार कुछ अच्छा बना सकूं, तो चला गया। मुझे तेरे पहाड़ पर्वत से कुछ नहीं लेना देना। दिन भर भटको या आसमान में उड़ो, मुझे तो बस ये चाहिए कि शाम को तिजोरी में पैसे आ जाएं। 6 महीने हो गए, घर में एक सिक्का तक नहीं दिया तूने। भाई की कमाई पर चल रहा है और खुद को कलाकार समझता है। विजय कुछ बोलने ही वाला था कि अमृता झल्लाकर अंदर चली गई। वो निराश होकर चुपचाप अपने छोटे कमरे में गया और खुद से बुदबुदाने लगा। हाँ, 6 महीने से एक भी मूर्ति ना बिकी। मेरी तो कोशिश में कोई कमी नहीं रहती। दिन रात मेहनत करता हूँ, हर मूर्ति में जान डाल देता हूँ, फिर भी क्या कहूँ, शायद मेरी किस्मत ही मुझसे रूठी हुई है। अगले दिन विजय जैसे ही सोकर उठा, उसका बड़ा भाई रघु उसके कमरे में आया। लाट साहब उठ गए हैं। सुन विजय, पिताजी से मैंने वादा किया था कि मैं तुझे संभालूंगा, और मैंने किया भी। लेकिन विजय, अब हद हो चुकी है। 6 महीने से तू घर में कुछ दे ही नहीं रहा है। अगर आज शाम तक पैसे नहीं दिए तो मेरी बात कान खोल के सुन ले, रात को सोने के लिए छत नहीं मिलेगी। हाँ। भैया, आप तो जानते हो मेरी एक भी मूर्ति नहीं बिकी। अब ऐसे में मैं क्या करूं? तो कुछ भी कर, मूर्तियां बेच, लकड़ी काट, या किसी के घर में नौकर बन जा। मुद्दे की बात है, शाम तक पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। बस बात खत्म। विजय कुछ नहीं कह सका। वो चुपचाप अपना झोला उठाकर घर से बाहर निकल गया। धूप अब ढलने लगी थी और उसका मन भारी हो चला था। चलते चलते उसने जंगल की ओर देखा तो एक ख्याल आया। क्यों ना मैं भैया के कहे अनुसार लकड़ियां बेचना ही शुरू करूं। हाँ, यही करता हूं। वो तुरंत एक जाने पहचाने घर से कुल्हाड़ी उधार लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। पसीने से तरबतर होकर उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और जैसे तैसे उन्हें बाजार ले गया। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, सूखी सूखी जलने लायक लकड़ियां ले लो, लकड़ियां। धीरे धीरे शाम होने लगी, पर एक भी ग्राहक नहीं आया। लेकिन जब बाजार खाली होने लगा, तब एक आदमी पास आया। अरे विजय, क्यों भाई, आजकल मूर्तियां छोड़कर क्या लकड़ियां बेचने लगा? खैर देख भाई, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए। बता कितने में देगा? अगर आप सारी ले लो तो 10 चांदी के सिक्के में मैं आपको दे दूंगा। क्या? 10 चांदी के सिक्के? ए भैया, बहुत ज्यादा है। 5 में देना हो तो बता, वरना मैं चला। हाँ। विजय मन ही मन सोचने लगा। ओहो, ये तो बड़ी मुसीबत है। अगर ये लकड़ियां ना बिकी तो भैया तो मुझे सच में घर से निकाल देंगे। अगर इसे बेच दूं तो कम से कम 5 मुद्राएं तो मिल ही जाएंगी। हाँ, ठीक है भाई साहब, चलिए 5 ही सिक्के दे दीजिए, लाइए। 5 चांदी के सिक्के हाथ में लेकर वो संतोष और थकावट से भरा हुआ सोच रहा था। हाँ कोई बात नहीं, कम ही सही, पर कम से कम कुछ तो घर लेकर जाऊंगा।
अब भैया नाराज नहीं होंगे। हाँ। तभी उसकी नजर एक अजनबी पर पड़ी। वो एक पिंजरा लिए हुए उसके पास आया, जिसमें एक हरा भरा तोता फड़फड़ा रहा था। ए भैया, सुनो तो, क्या आप ये तोता मुझसे खरीदोगे? अरे, दिन के आखिरी पहर में तुमको मैं ही मिला मजाक करने को। अरे भैया, कृपया करके खरीद लीजिए ना। मैं अपने गांव में इस तोते को बेचने की बहुत कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन कोई नहीं खरीदता। सुबह से शाम हो गई, दर्जनों दरवाजे खटखटा चुका हूँ, पर सबने इनकार कर दिया। आप तो ले लो कम से कम। विजय की आंखों में जिज्ञासा उभर आई। वो पिंजरे की ओर देखने लगा। तोता एकटक उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। ये बताओ भैया, आखिर तुम ये तोता बेच क्यों रहे हो? अरे क्या कहूँ भैया, ये मेरा तोता नहीं है। बात ये है कि कुछ समय पहले मैं एक साधु के पास गया था और उनसे कहा कि कुछ ऐसा चमत्कार करो साधु बाबा, जिससे मैं धनवान बन जाऊं। साधु बाबा ने मुझे ये तोता पकड़ा दिया और कहा, ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। हाँ, तब से मैं अपनी किस्मत बदलने का इंतजार कर रहा हूँ, और भैया सही बताऊं, इंतजार करते करते थक गया। मुझे नहीं लगता कि अब मेरी किस्मत बदलेगी। विजय की नजर फिर उस तोते पर गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी झलक रही थी। हाँ ठीक है भाई, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख। किस्मत बड़ी ही बेकार चीज होती है। अच्छा सुनो भाई, अब आज दिन भर की मेहनत से यही 5 सिक्के मैंने कमाए हैं। अगर तुम्हारे किसी काम आ जाए तो रख लो, और चाहो तो तोते को भी अपने पास ही रखो। मैं क्या करूंगा, मजबूरी में कोई किसी को अपना नसीब नहीं सौंपता। नहीं 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 भैया, मैंने देख लिया, ये मेरे काम का तोता नहीं है। अरे और दिमाग खराब होता है, इसको पालो, खिलाओ पिलाओ। ये तोता तुम ही रखो, अब तुम ही संभालो इसको। लो। कुछ समय बाद जब वो घर पहुंचा तो देखा कि दरवाजे पर उसका बड़ा भाई और भाभी खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्से और नाराजगी के भाव साफ झलक रहे थे। आ गए साहब, चलो जल्दी बताओ, आज की कमाई कहाँ है? कितने सिक्के लाया है? इतने दिन बाद कुछ तो लाया होगा। भाभी, दरअसल आज जो 5 सिक्के कमाए थे वो। अरे क्या वो, सीधे सीधे बता कि पैसे कहाँ हैं? भैया, मैंने ना एक तोता खरीद लिया। मैं बताता हूँ पूरी बात। बात यह है कि। और फिर विजय ने उन्हें धीरे धीरे सारी बात बता दी। एक पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। ये सुनकर अमृता का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और रघु भी आग बबूला हो गया। क्या तूने 5 चांदी के सिक्के एक तोते पर उड़ा दिए? अब तो हद हो गई। भूखे मरते हैं हम यहाँ, और तू पिंजरे में किस्मत ढूंढता फिरता है। अरे क्या करूं मैं इस नालायक का? देख विजय, मैंने तुझे बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब मेरा सब्र का बांध टूट चुका है। तू और तेरा ये तोता दोनों निकल जाओ इस घर से, और 1 महीने के अंदर 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमा कर नहीं लाया तो इस दरवाजे पर दिखना मत। निकल यहाँ से, निकल। विजय ने बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़कर समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे घर से निकाल दिया गया। आखिर थक हार कर विजय अपनी पोटली बांधकर घर छोड़कर निकल पड़ा। हाय रे किस्मत, हाय रे किस्मत। मैं कितना भागा हूँ। अगर आज पिताजी होते
तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। घर होते हुए भी आज रात जंगल में भटकना पड़ रहा है, और ऊपर से तू भी मेरे साथ फंस गया बेगुनाही में। अरे मैं कह रहा था उसको तुझे रख ले, मुझे पकड़ा दिया। मेरे साथ साथ तू भी परेशान है, क्या करूं? थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बड़ा पेड़ दिखा और विजय उसके नीचे जाकर बैठ गया और तोते की ओर देखकर बोलने लगा। देख तोते, मैं तुझसे नहीं छुपाऊंगा कुछ भी, साफ साफ बता रहा हूँ। मेरे पास अब ना कोई घर है, ना कोई खाना, और ऊपर से वो व्यक्ति तुझे भी मुझे जबरदस्ती दे गया। अब मैं तुझे खिलाऊं तो क्या खिलाऊं, बता। कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे नए मालिक हो। वैसे भी मुझे भूख नहीं है। तोते के मुख से इतनी शुद्ध भाषा सुनकर विजय चौंक गया। अरे तेरी, ये तू तो इंसानों की तरह बात करता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या? फिर से बोलना जरा कुछ। मैं हूँ तोता तोता तोता। सुन लिया? हाँ, मैं बोल सकता हूँ और तुम मेरी बात सुन सकते हो, और तुम कोई सपना नहीं देख रहे। मैंने तुमसे बात इसलिए की क्योंकि तुम अलग हो। जिसने मुझे बेचा वो एक नंबर का आलसी और लालची था। उसने कभी मुझसे बात तक नहीं की। वो बहुत ही जल्दबाज और निराश इंसान था। बस चमत्कार की उम्मीद में जीता रहा, जैसे चमत्कार रातों रात हो जाता है। पागल था वो एक नंबर का। लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। विजय की आंखें नम हो गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मैं चमत्कार में नहीं, मेहनत में यकीन करता हूँ। हाँ, पर हालात कभी कभी इंसान को मजबूर कर देते हैं। पर मुझे अच्छा लगा तुमने मुझसे बोला। अच्छा सुनो, मैं ना तुम्हें अपनी सारी कहानी बताता हूँ कि मैं कैसे मूर्तियां बनाता था, बचपन में कैसे मैंने क्या किया। सुनो। विजय फिर न जाने क्यों अपनी पूरी कहानी तोते को सुनाता है। बचपन की यादें, मूर्ति बनाना, पिताजी की मौत, भाभी की तिरस्कार भरी बातें और अंततः घर से निकाले जाने का दुख। तोता चुपचाप सब कुछ ध्यान से सुनता रहा। तुम तो बहुत ही अच्छे कलाकार हो और तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी तुमने उस व्यक्ति को अपनी पूरी कमाई दे दी। मैं यकीन के साथ कहता हूँ तुम जरूर सफल होगे। हाँ। अरे मुझे तो अपनी सफलता के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे। सोच के देखो, 1000 स्वर्ण मुद्रा कमाना है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। 5 चांदी की मुद्राएं कमाने में ही मेरी जान निकल गई। 1000। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम्हें मूर्तियों के कुछ ऐसे गुण और बारीकियां सिखाऊंगा जिससे तुम्हारी कला और भी निखर जाएगी। लोग दूर दूर से तुम्हारी मूर्तियां खरीदने आएंगे, देखना। क्या बात कर रहे हो? तुम मूर्तियां बनाने की बारीकियां भी जानते हो? हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। अरे वाह। अच्छा एक बात बताओ कि साधु ने तुम्हें उस व्यक्ति को क्यों दिया था? अब देखो, ये मुझे नहीं पता भाई। साधुओं की बातें केवल साधु ही समझ सकते हैं। हाँ। इस तरह बातें करते करते वो रात बीत गई। विजय और तोता उसी पेड़ के नीचे सो गए। अगली सुबह विजय ने पास की मिट्टी इकट्ठा की और मूर्तियां बनाने में जुट गया। तोता उसे मूर्ति कला की बारीकियां सिखाने लगा। विजय ने ध्यान से उसकी हर बात सुनी और थोड़ी ही देर में एक सुंदर मूर्ति तैयार कर दी। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर मूर्ति बन गई। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। चलो 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 चलो, अब इसको बाजार लेकर चलते हैं। चलो। विजय और तोता मिलकर वो मूर्ति लेकर बाजार पहुंचे। कुछ देर में ही एक ग्राहक आया जिसने वो मूर्ति अच्छे दामों में खरीद ली।
फिर विजय कुछ खाने का सामान खरीदता है और जंगल लौट आता है। देखो दोस्त, तुम्हारी कृपा से आज मुझे इतने दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिला है। बस अब अगर रहने के लिए भी कोई सुरक्षित जगह मिल जाए तो और मजा आ जाएगा। ओहो, तो चिंता क्यों करते हो? मैं इस जंगल को अच्छी तरह से जानता हूँ। बस मेरे पीछे आओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तोता उसे एक छुपी हुई गुफा तक ले जाता है, जो अंदर से शांत, सुरक्षित और साफ सुथरी होती है। उस दिन के बाद तोता रोज विजय को मूर्तियां बनाने की नई नई बारीकियां सिखाने लगा। विजय की कला दिन ब दिन निखरती गई और कुछ ही दिनों में उसकी आमदनी भी अच्छी हो गई। लेकिन एक दिन विजय चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी आंखों में चिंता की परछाइयां थीं। क्या हुआ विजय? अब क्यों उदास हो? अब तो तुम्हारी आमदनी भी ठीक ठाक हो गई है। हाँ, क्या बताऊं दोस्त, आमदनी तो हो रही है, लेकिन भैया ने मुझे सिर्फ 1 माह का समय दिया था। अब उसमें बस कुछ ही दिन तो बचे हैं और मैं बड़ी मुश्किल से 30 स्वर्ण मुद्राएं ही कमा पाया हूँ। बाकी की मुद्राएं अभी बाकी हैं, वो कैसे होगा? तोते की आंखों में आत्मविश्वास चमकने लगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अगर तुम उसे अपनाओ तो ना सिर्फ 1000 बल्कि 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी कमा सकते हो। 1 लाख? ये कैसे संभव है? अरे सब संभव है, बस तुम मेरी बात मानो। हाँ हाँ, ठीक है, मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं एक बात साफ साफ कहता हूँ, देखो, मुझे तो सिर्फ मूर्तियां बनाना ही आता है। अगर तुम्हारा उपाय किसी और रास्ते का है, मैं नहीं मानूंगा फिर। हाँ, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। मेरा सुझाव भी मूर्ति कला से ही जुड़ा हुआ है। मैं किसी विशेष मूर्ति की बात कर रहा हूँ। अगर तुम उसे मेरे बताए अनुसार बनाओ और उसे सही जगह पहुँचाओ तो यकीन मानो तुम्हें उसकी भारी कीमत मिलेगी। हाँ। विजय ने सहमति में सिर हिला दिया। फिर तोता एक एक करके बताने लगा कि मूर्ति कैसी होनी चाहिए, भाव, आकार, वस्त्र और मुद्रा। विजय ने रात भर कड़ी मेहनत की और एक अत्यंत सुंदर राजकुमार की मूर्ति तैयार कर दी। आहा, क्या बात है, क्या बात है। ये मूर्ति तो एकदम किसी असली राजकुमार जैसी लग रही है। ये बताओ मेरे दोस्त, क्या तुमने पहले इस राजकुमार को देखा है कहीं क्या? तुम उसकी चिंता मत करो। अब तुम्हें इसे लेकर बल्लभगढ़ के राजा विक्रम सिंह के दरबार में जाना है और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो। विजय तैयार हो गया। वो मूर्ति और तोते के साथ बल्लभगढ़ की ओर रवाना हो गया। कई घंटों की यात्रा के बाद वो महल पहुंचे। विजय दरबार में खड़ा था और सामने सिंहासन पर राजा विक्रम बैठे थे। कौन हो तुम और हमारे दरबार में क्यों आए हो? महाराज, प्रणाम स्वीकार करें। महाराज, मैं एक साधारण मूर्तिकार हूँ। मैंने आपके लिए एक बहुत ही खास मूर्ति बनाई है। मुझे विश्वास है कि अगर आप उसे देखेंगे तो प्रसन्न होकर मुझे इनाम में 1000 स्वर्ण मुद्राएं जरूर देंगे। ओहो, 1000 स्वर्ण मुद्राएं? वो भी सिर्फ एक मूर्ति के लिए? जरा दिखाओ तो सही, आखिरकार उसमें ऐसा क्या खास है, दिखाओ। विजय ने धीरे से मूर्ति को सामने रख दिया। राजा विक्रम जैसे ही मूर्ति को देखते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं। उनकी भावनाओं में तूफान उठने लगता है, पर अगले ही क्षण उनका चेहरा कठोर हो उठता है। तुमने ये मूर्ति बनाई? किसके कहने पर बनाई? क्या तुम इसे पहचानते हो? नहीं महाराज, मैंने इसे कभी नहीं देखा। तो फिर तुमने इसकी हूबहू मूर्ति कैसे बना दी? कहीं तुम इसके बारे में कुछ और जानते तो नहीं हो?
तोता, जो अब तक चुपचाप विजय के पास था, धीरे से फुसफुसाया। मेरा जिक्र मत करना, बस इतना कहना कि ये राजकुमार तुम्हारे सपनों में आया था और बोला, राजा विक्रम मूर्ख है, मेरी मूर्ति बनाओ और उसे दिखाओ ताकि उसकी मूर्खता दूर हो सके। क्या? अरे ये क्या बोल रहा है तू? अरे अगर सचमुच स्वर्ण मुद्राएं चाहिए ना, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बोलो। अरे बोलो। ओहो, तुम अपने उस तोते के साथ में क्या खुसर फुसर बड़बड़ा रहे हो? साफ साफ बताओ, आखिर ये मूर्ति तुमने क्यों बनाई है? महाराज, दरअसल बीती रात एक अजनबी राजकुमार मेरे स्वप्न में आया था और उसने मुझसे कहा कि राजा विक्रम एक मूर्ख है, मेरी मूर्ति बनाओ और उसे दिखाओ ताकि उसकी मूर्खता दूर हो सके। राजा विक्रम का चेहरा अब पूरी तरह लाल हो चुका था। मूर्ख, तू जानता भी है कि तूने किसकी मूर्ति बनाई है? राजा ने क्रोध में सैनिकों की ओर देखा। सैनिकों, इस मूर्ख को तुरंत कारागार में डाल दो, ले जाओ इसे। विजय को तोते सहित कारागार में डाल दिया गया। रात भर वो बेचैनी से जागता रहा। हो, ये क्या हो गया? तुमने तो कहा था कि मुझे इनाम मिलेगा, लेकिन राजा विक्रम ने तो मुझे सीधा कारागार में डाल दिया। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी बात पर भरोसा रखो, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। क्या इनाम मिलेगा? मैं ही मूर्ख हूँ जो तुम्हारी बातों में आ गया। अगर मैं तुम्हारी बातों में आके ये काम न करता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। एक तो पहले ही किस्मत का मारा हूँ, अब कारागार में भी बैठा हूँ। विजय ने सारी रात तोते से बात नहीं की। अगली सुबह एक सैनिक कारागार में आ पहुंचा। चलो बाहर, राजा विक्रम ने तुम्हें दरबार में तलब किया है। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। बस 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 बस, बहुत हो गया। ये तुम्हारी मीठी मीठी बातें बहुत हो गईं। अब मैं इतनी जल्दी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करने वाला। ये क्या बकबक कर रहा है? तोते से ऐसे बात कर रहा है जैसे तेरी घरवाली हो। चल, चुपचाप चल अब। विजय चुपचाप दरबार में पहुंच गया। कल तुमने जो मूर्ति दिखाई थी, तुम्हें पता है कि वो मूर्ति तुम्हारे स्वप्न में आए मेरे छोटे भाई की थी। उसने स्वप्न में तुमसे कहा था कि मैं मूर्ख हूँ और जब उसकी मूर्ति बनाकर मेरे सामने रखोगे तभी मुझ में थोड़ी अकल आएगी। महाराज, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने ये मूर्ति किसी राजकुमार की बनाई थी, आपके भाई की नहीं। अरे मूर्ख, वो मूर्ति मेरे छोटे भाई अशोक की ही थी, जो कि कई दिनों से लापता है। मैंने पूरे राज्य और जंगल में खोज करवा ली, मगर उसका कुछ भी पता नहीं चला। महाराज, मैं सही बताऊं तो मुझे सच में नहीं मालूम था कि वो आपके भाई हैं। फिर तूने क्यों कहा कि मेरे भाई ने स्वप्न में तुझसे कहा कि मैं मूर्ख हूँ? ये शब्द वही है जो मेरा भाई हमेशा मुझसे मजाक में कहा करता था। अब सीधी तरह से बता, तूने मेरे भाई को आखिरी बार कहाँ देखा? महाराज कृपा करिए, मैं सच कहता हूँ। ना तो आपके भाई को जानता हूँ, ना ही आपके और उस बीच की बातों को जानता हूँ। दरअसल बात यह है कि कुछ दिन पहले ही मैंने इस तोते को खरीदा था। इसी ने मुझसे कहा था कि इसकी बताई गई आकृति की मूर्ति बनाऊं और वो मूर्ति आपको दिखाऊं। ये कहता रहा कि आपको प्रसन्नता होगी। मुझे क्या पता था कि मुझे कारावास होगा। क्या तुम इस तोते की बात कर रहे हो? जी हाँ महाराज, ये तोता इंसानों की तरह बात करता है। कल ये मुझसे कह रहा था कि इसका नाम मत लेना, इसीलिए कल मैंने नहीं कहा। राजा विक्रम ने तोते की तरफ देखकर बोला, क्या ये सच कह रहा है? हाँ, ये बिल्कुल सच कह रहा है। क्या तूने मेरे भाई को देखा है? हाँ, देखा है, लेकिन बताऊंगा नहीं।
फिर चाहे तुम विजय को मार ही क्यों ना दो। बस बहुत हो गया। मूर्ख तोते, मैं तुझे अंतिम मौका देता हूँ। बता, तूने मेरे भाई को कहाँ देखा है? ना 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 ना, मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तू है। तुझसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कहीं नहीं है। ये सुनते ही राजा विक्रम ने तलवार निकाल ली और तोते पर वार कर दिया। उसी क्षण रंग बिरंगे प्रकाश में तोता गायब हो गया और एक सुंदर राजकुमार प्रकट हो गया। अशोक, ये सब क्या था? बड़े भैया, मेरे श्राप से मुक्त होने का यही एकमात्र उपाय था। दरअसल कुछ समय पहले मैं जंगल में शिकार खेलने गया था। गलती से मैंने एक तोते के जोड़े पर तीर चला दिया। वो तोता मारा गया। उस समय वहाँ पे एक साधु बैठा हुआ था। उसने गुस्से में मुझे श्राप दे दिया मैं भी तोता बन जाऊं। जब मैंने क्षमा मांगी तो उसने कहा कि मेरा श्राप तभी टूटेगा जब मेरा सगा भाई तोते के रूप में तुझे मार डाले। कुछ समय बाद साधु ने मुझे एक व्यक्ति को दे दिया और वो व्यक्ति मुझे विजय को बेच के चला गया। जब मुझे पता चला कि विजय मूर्तिकार है तो मैंने एक योजना बनाई। मैंने अपनी मूर्ति बनवाई और विजय को वही शब्द कहे जिन शब्दों से मैं अक्सर आपको छेड़ा करता था, ताकि आपको मेरी याद आए। मुझे पता था कि आप जल्दबाजी में विजय को कारागार में बंद कर देंगे और मैं ये भी जानता था कि विजय डर जाएगा और यही कहेगा कि मैंने आपको ऐसा करने के लिए बोला है। और जब आप तोते के रूप में मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे कुछ कटु शब्द कहूंगा, तो आप गुस्से में आकर मुझ पर वार करेंगे और उसी क्षण मेरा श्राप टूट जाएगा। राजा विक्रम ये सुनकर रो पड़ा। मेरे भाई, मैं सच में मूर्ख था। मुझे क्षमा कर दो विजय, क्षमा कर दो। विजय, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। मैं तुम्हें एक नहीं 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। राजकुमार अशोक ने विजय को 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। विजय तुरंत अपने भाई और भाभी के पास गया और सब कुछ बताया। भाई और भाभी ये सुनकर भावुक हो गए और विजय से क्षमा मांगी और फिर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।